राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हम इसके नए टॉपिक उद्गम को शुरू कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि दक्षिण पट्टी और उत्तर पट्टी वालों के बीच में किस तरीके से मरसिया गाने की होड़ लगा करती थी। चूंकि दक्षिण पट्टी वालों के पास अच्छा मरसिया गायक नहीं था, इसीलिए उन्होंने नज्जन मियाँ, उसकी बीवी गफूरन और साथ ही दो बेटियां दिलारा और सितारा को दक्षिण पट्टी में बसने की इजाजत दी ताकि उनकी मुहर्रम की महफिलों में रौनक आ सके। वहीं हमने ये भी जाना कि नज्जन मियाँ की बेटी सितारा और हम्माद मियाँ के बड़े बेटे अब्बास के बीच में किस तरीके प्रेमालाप हुआ करते थे और किस तरीके से हम्माद जब भी अलीगढ़ से लौटा करता था तो गफूरन को जो है लतीफ़े सुनाया करता था और साथ ही साथ जिन्ना का भी जिक्र किया करता था, पाकिस्तान का भी जिक्र किया करता था। और सितारा को कभी ये बात समझ नहीं आती थी कि जिन्ना एक शिया होते हुए भी क्यों हिंदुस्तान के खिलाफ बात किया करते हैं। और एपिसोड का अंत हमने किया था कि गफूरन जो है वो ये ताड़ जाती हैं कि सितारा जो है दिल ही दिल में किसी को चाहने लगी है, लेकिन गफूरन को ये नहीं पता चलता कि आखिर वे है कौन। एपिसोड हमने यहां पर खत्म किया था और इसे यहीं से पिक करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। सवेरे ही सवेरे उसने नज्जन से कहा कि अब दिलारा और सितारा की शादी कर देनी चाहिए। भली मानस मुहर्रम ही रह गया था शादी ब्याह की बात को। नज्जन ने कहकर उत्तर पट्टी की मजलिस करने चले गए। गफूरन भी बटुए का एक बीड़ा खाकर जनाने की तरफ चली गईं। वहां अभी तक बीबियां आंगन में ही थीं। पलंग धूप से सरका लिए गए थे। रात भर के आराम के बाद ताजा दम मक्खियां रह रहकर उम्मे लैला के गोद वाले बच्चे के मुंह पर छापा मार रही थी। वे कुनमुना रहा था और खजूर की एक पंखी से मक्खी झेलने वाली अकबरी भी उन्हें कोस रही थी। तो आप लोगों ने जो पंखे होते थे पाम लीव्स के बने हुए या खजूर की पत्तियों के बने हुए, वो हमने देखे हैं और आज भी मार्केट में मिलते हैं, उसी का ये जिक्र है। ए मिट्टी मिले निखोंदी पगला गई हैं का? उनका ये सवाल सबने सुना, लेकिन किसी ने जवाब देने का कष्ट नहीं उठाया। तमाम बीबियां अपने अपने कामों में लगी हुई थीं। गफूरन चुपचाप एक पलंग पर पायती बैठ गई और अकबरी बी के हाथ से पंखियां लेकर बच्चे की मक्खियां झेलने लगी। अब्बास उस वक्त नफीसा बीबी की गोद से अफसरी को लेने की कोशिश कर रहा था और सितारा अब्बास को देख देख कर शर्माई जा रही थी। अब्बास सितारा की आंखों को अपने बदन पर महसूस कर रहा था। शायद इसलिए उसका चौड़ा सीना और चौड़ा हो गया था। फिर उसने तंजेब के कुर्ते की आस्तीनें भी उलट ली। उसके भरे भरे बाजू नंगे हो गए और सितारा की आंखें उसके बाजुओं से चिपक कर उस मक्खी की तरह फड़फड़ाने लगी जो गाढ़े शीरे में फंस गई हो, कि निकलना भी चाहती हो और निकलने को तैयार भी ना हो। नईमा बी ने सितारा की निगाहों का पीछा किया और फौरन भाप गई कि उसकी कहानी शायद दोहराई जाने वाली है। कोई 55 साल पहले जब वह भी सितारा की ही तरह लगभग जवान थी और केवल नेमुनिया थी, तो उनकी निगाहें यूं ही हम्माद के अब्बा और अब्बास के दादा के बदन से चिपक गई थी। नतीजे में वे निमुनिया से नईमा बी बन गई थी। सैयद जादे उन्हें नानी और दादी पुकारने लगे। सैयद जादों ने उनके बाप दादा को नाना या दादा कहकर आवाज नहीं दी थी। यह एक बहुत बड़ा आदर था। तो क्या ये मुई मिरासन गफूरनी की बेटी इस आदर के काबिल है? वे कुछ कहना ही चाहती थी कि आसमान भनभनाने लगा। सबकी आंखें आसमान की तरफ उठ गईं। लोहे की एक चील सी दिखाई दी, दो पंख हिलाए बिना उड़ी चली आ रही थी। तमाम औरतें एक दूसरे को हवाई जहाज दिखलाने लगी। बच्चों ने आंगन में उछलना कूदना शुरू कर दिया। कैसर तो सबको दिखा दिखाकर पेशाब करने लगा। सितारा और दिलारा, जो उस वक्त कैसर की ही तरफ देख रही थी, घबरा कर शर्मा गईं। फिर हवाई जहाज एकदम से आंगन पर आ गया तो कुछ पर्दे वाली बीबियों ने आंचल की ओट कर ली और कुछ उई और माटी मिली कहती हुई गिरती पड़ती दालान में भाग गईं। इन बीबियों का ख्याल था कि हवाई जहाज वाले झांकते जरूर होंगे। इस भागदौड़ में नईमा भी सितारा को भूल गई और किसी को यह ख्याल भी नहीं आया कि सितारा घर में नहीं है और अब्बास भी अफसरी को नफीसा बी की गोद में फेंक कर कहीं जा चुका है। बात यह हुई थी कि अब्बास के भरे भरे बाजू देखते देखते सितारा ऐसी शर्मा गई कि भाग गई। अब्बास जानता था कि वह खलवत में गई होगी, मगर वह आंगन को पार करके उधर नहीं गया। सच्ची बात तो यह है कि वह खलवत की तरफ जाने के ख्याल से निकला ही नहीं था।
सितारा के चले जाने के बाद घर में उसका जी न लगा और वह बाहर चला गया। इमाम बाड़े का 3 दरा वीरान था। शहनशीन का हरा दरवाजा बंद था। गुसलखाने के पास गड़ा हुआ फरहरा चुपचाप खड़ा हुआ था और उसका पंजा सूरज के सामने दमक रहा था। खूटियों की फांसियों से झूलते हुए पेट्रोमैक्स बेजान थे। अब्बास को उसमें क्या दिलचस्पी हो सकती थी। वह पकड़ तले की मजलिस की तरफ चला गया होता, लेकिन उसे ख्याल आया कि मजलिस खत्म हो रही होगी और मशू भाई नौहा पढ़कर बोर कर रहे होंगे। इसलिए उसने सोचा कि मियाँ लोगों की गैर हाजिरी का फायदा उठाकर वह अनावरुल हसन राकी के लड़के फारूक से क्यों ना मिलाए, जो अलीगढ़ में ही पढ़ता था और उसका सीनियर था और अखिल भारतीय मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का उप सभापति था। मियाँ लोगों के सामने तो वह रकियाने जा नहीं सकता था। बड़े जूते पड़ते। मियाँ अब्बू, तुम इतने बड़े हो गए और तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि अशराफ राखियों वाकियों के दरवाजे पर नहीं जाते। तो यहां पर एक बार फिर जाति व्यवस्था के बारे में हमें पता चलता है। इसलिए उसने सोचा कि फारूक के यहां जाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता, क्योंकि इस वक्त तमाम मियाँ लोग या तो मशरू भाई के नौहे पर रो रहे होंगे या रोने की कोशिश कर रहे होंगे या रोने वालों जैसा मुंह बना रहे होंगे। एक बार फिर व्यंग्यात्मक शैली में इस चीज को राही मासूम रजा जी ने लिखा है। किसी को पता नहीं चल सकता कि वह कहां गया था। वह तो अपनी इस गंगौली में फारूक और फारूक भाई भी नहीं कह सकता था उसे। किसी सैयद जमींदार का लड़का किसी राकी बच्चे को भाई कैसे कह सकता है। तमाम ऊंच नीच पर अच्छी तरह सोच विचार कर लेने के बाद अब्बास फुन्नन मियाँ के घर के सामने से दक्कन की तरफ जाने वाली गली में मुड़ गया। ए बेटा, कौनो खबर और आई? फुन्नन मियाँ की बीवी कुलसूम की आवाज आई। वह रुक गया, क्योंकि कुलसूम ने जिंदगी में पहली बार उसे आवाज दी थी। बात यह थी कि फुन्नन मियाँ 2 तरफा किस्म के सैयद थे और हम्माद मियाँ की माँ नईमा जुलाहिन थी, मगर हम्माद मियाँ बड़े फाटक वाले थे और फुन्नन मियाँ एक मामूली से जमींदार थे। वे इतने मामूली जमींदार थे कि पायजामा नहीं पहनते थे, लुंगी बांधते थे। तो जो क्लास डिवीजन है वो भी हमें बखूबी इसमें देखने को मिल रहा है कि पजामा ना पहनना और लुंगी पहनना किस तरीके से क्लास डिवीजन क्रिएट कर देता है। वह भी सिली हुई लुंगी नहीं, बल्कि कसाईयों की तरह की फेंटेदार लुंगी। यह सब ठीक, लेकिन सैयद फिर सैयद होता है। हम्माद मियाँ फाटक के गुरूर में उन्हें मुंह नहीं लगाते थे, इसलिए कोई 20-22 साल से उन दोनों के बीच बोल चाल बंद थी। और इसलिए फुन्नन मियाँ की बीवी कुलसूम की आवाज सुनकर वह रुक तो गया, लेकिन उसकी समझ में यह नहीं आया कि आखिर उसे कुलसूम से किस तरह बोलना चाहिए, मतलब क्या संबोधन देना चाहिए। कोई हमसे बड़ा होता है तो हम कभी आंटी, दीदी इस तरीके से बुला लेते हैं। शाम तक कोई खबर आएगी, उसने कहा। सणे ई उत्तर पट्टी वाले जैसा ई सब मोको परेशान के हित हैं हरामजादे। अब्बास ने सोचा कि अब तो कुलसूम अल्लाह मियाँ से बातचीत कर रही है, इसलिए उसने रुकने की अब कोई जरूरत नहीं रह गई है, तो वह आगे बढ़ गया। वह ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि रकियाने वाले उसे देखकर कितना खुश होंगे। तो पहले ही जिक्र आ गया था कि दक्षिण पट्टी वालों के ऊपर मुकदमा भी चल रहा था और बहुत से लोग जो हैं मुकदमे की वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे, जिसकी वजह से पर्व जो है मुहर्रम का वो फीका फीका सा हो रहा था। मुसलमान भाई भाई होता है, इस्लाम ऊंच नीच को नहीं मानता। क्या हजरत विद इन ब्रैकेट रसूल ने सलमान फारसी को अपने अहले बैत में नहीं गिना था? तो यहां सलमान के लिए नीचे फुटनोट में दिया हुआ है, वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। सलमान मतलब पैगंबर साहब के एक साथी, और अहले बैत मतलब घर वाला। अहले बैत हम पहले भी पढ़ चुके हैं फुटनोट के जरिए। उसने दिली दिल में एक भाषण तैयार कर डाला कि अगर खुदा ना करे मियाँ लोगों को उसकी इस हरकत का पता चल गया तो वह क्या करेगा। वह जब इस तकरीर को ठोंक बजाकर देख चुका
तो उसे लगा कि वह नज़्ज़त की खलवत के बाहरी दरवाजे के सामने है और वह टाट का पर्दा सरका हुआ है और सितारा का बदन झलक रहा है। वह पर्दा उठाकर अंदर चला गया। सितारा हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने दुपट्टे का तकिया बना रखा था, मगर जब उसने अब्बास की आंखों की आंच से अपने बदन को पिघलता हुआ महसूस किया तो उसे याद आया कि उसने दुपट्टा नहीं ओढ़ रखा है। उसने छपाक से दुपट्टा ओढ़ लिया। गफूरन बुआ नहीं है क्या? अब्बास ने एक बहुत ही बेवकूफी सा सवाल किया। ना, वो तो आपकी तरफ गई हैं। और नज्जन मियाँ? वो मजलिस करे गए हैं। तन तुम अकेली हो? वह बाप दादा की बोली पर आ गया। जी हाँ, तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो जी? यह पूछकर वह बाहर चला गया। उसने सितारा को जवाब देने का मौका न देकर अच्छा ही किया, क्योंकि सितारा बेचारी जवाब ही क्या दे सकती थी। वह तो अपनी सांसों की झड़ियों में उलझ कर गिरी गिरी पड़ रही थी। अब्बास के जाने के बाद भी उसे देर तक होश नहीं आया। वह मुस्कुराती रही और शर्माती रही और दुपट्टे को अपने सीने पर रह रहकर बराबर करती रही। और फिर उसे खलवत की दीवारों और दरवाजों और सदर दरवाजे पर पड़े हुए टाट के पर्दे से शर्म आने लगी और उस खाली पलंग की तरफ देखकर तो वह मर गई जिस पर वह लेटी हुई। वह अब्बास की राह ही देख रही थी। उसने दरवाजे से झांका। गली दूर दूर तक सुनसान थी। मर्दाने इमाम बाड़े की तरफ से ताश बजने की आवाज आ रही थी कि गांव वालों आ जाओ, मजलिस का वक्त हो गया। तो ये ताश नहीं, ताशा लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा। उसने फिर मुड़कर पलंग की तरफ देखा और फिर वह पहले ही की तरह अपने दुपट्टे का तकिया बनाकर लेट गई। उसकी निगाहें करामात इक्केवान की उस अड़ियल घोड़ी की तरह पलंग पर अड़ गईं, जैसे वह बोरी के पुल पर चढ़ाई पर अड़ गई थी। इक्के की छतरी का बांस पकड़कर बैठे हुए बाबा तो छिटक कर दूर जा गिरे पड़े थे और अम्मा नादे अली पढ़ने लगी थी। तो नादे अली जो है फुटनोट में दिया हुआ है, वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। नादे अली का मतलब हुआ शिया मुसलमान मुसीबत के वक्त अरबी भाषा में ये दुआ पढ़ते हैं। पढ़ने लगी और आपा या अली अली पुकारने लगी थी और करामात अपनी घोड़ी को गंदी घिनौनी गालियां देने लगे थे और नादे अली पढ़ने वाली अम्मा के साथ साथ या अली कहने वाली आपा भी शर्मा गई थी। मतलब इसी किस्म की गालियां थी। ये तुम यहां क्या कर रही हो? अब्बास ने न मालूम कहां से आ गया। सितारा का दिल धक धक करने लगा। मजलिस शुरू होने वाली है, उसने बड़ी मुश्किल से कहा। जवाब में अब्बास उसके पास से गुजरकर पलंग पर बैठ गया, मगर वह सितारा के पास यूं गुजरा कि उसका हाथ सितारा के हाथ से छू गया। सितारा का सारा बदन सितार की तरह झनझना गया और सातों सुर घबराकर एक दूसरे से चिपट गए। दरवाजे पर ताशा बजना बंद हो गया। अलिम्बा हज्जाम ने फर्श से हुक्के हटा दिए। शब्बू मियाँ ने शहनशीन का दरवाजा खोला। लोगों ने उठकर अलमों और ताजिए को ताजीम दी और तब वह दुआ हुई जिसकी उम्मीद ना थी। शब्बू मियाँ ने नज्जन की तरफ देखा और कहा, पढ़ो। जब तक नज्जन सूज खुआनी की चौकी पर बैठ नहीं गए तब तक किसी की समझ में यह बात नहीं आई, मगर तब सवाल पैदा यह हुआ कि नज्जन का बाजू कौन बने। कोई सैयदजादा किसी मिरासी का बाजू नहीं बन सकता था। गंगौली में सैयदों के सिवा किसी को सोज खुआने की कला आती नहीं थी। तो यहां पर एक बार फिर जाति व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। क्लास डिवीजन किस तरीके से होता है और कास्ट डिवीजन जो है वो न सिर्फ हिंदुओं के बीच में होता है बल्कि मुसलमानों के बीच में भी ये बहुत पॉपुलर है। नज्जन ने गुनगुनाना शुरू किया। जिस घोड़ी नहर पे खेमे शहे वाला के हुए और सितमगार मजाहिम लबे दरिया के हुए। हुसैन अली मियाँ का ख्याल था कि नज्जन पेश खानी करेंगे। पेश खानी मतलब असली पढ़ने वाले से पहले या वातावरण बनाने के लिए पढ़ें उसे पेश खां और उसकी पढ़ाई को पेश खानी कहते हैं। मगर जब उन्होंने मरसिया गुनगुनाना शुरू किया तो हुसैन अली मियाँ की छोटी छोटी मुट्ठियां पहले तो कई बार खुली और बंद हुई, फिर वे खड़े हो गए। तमाम लोग चौंक पड़े। हुसैन अली मियाँ ने गरीबान से पकड़कर नज्जन को तख्त से उतार दिया और मां बहन की गाली देकर बोले, तो हर्रे ये मजाल हो गई, कब बैठे गए सोज खुआनी करे। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सैयदों के अलावा सोज खुआनी पढ़ने की इजाजत किसी को नहीं थी इस इलाके में, और नज्जन मियाँ सोज खुआनी पढ़ने लग गए थे।
दक्कन पट्टी के लोगों को बड़ा गुस्सा आया, मगर हुसैन अली मियाँ डटे रहे। ई हमरे पड़े की मजलिस है, उन्होंने इमाम बाड़े से कहा। फिर वे तख्त पर बैठ गए। नज्जन चुपचाप तख्त के नीचे बैठे। हुसैन अली मियाँ ने वही मरसिया गुनगुनाना शुरू किया, मगर अभी उन्होंने पहला ही बंद अर्थात टुकड़ा पड़ा था कि शब्बू मियाँ मातमे हुसैन कहकर खड़े हो गए। ये इशारा था कि मरसिया खत्म हुआ और अब नौहा पड़ा जाएगा। तमाम लोग खड़े होकर मातम करने लगे। हुसैन अली मियाँ तख्त से उतर आए और सलाम पड़े बिना ही इमाम बाड़े से निकल गए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी किस तरीके से खींचातानी हुआ करती है, ये सब चीज़ें भी हमें पता चल रही हैं। जनाने गलियारे में से औरतें हुसैन अली मियाँ को कोसती हुई सरकने लगीं। गफूरन जब अपनी खलवत के दरवाजे पर पहुंची तो उसे दरवाजा अंदर से बंद मिला। उसने सितारा को पुकारा। दरवाजा खुला, मगर 2-4 पल देर से गफूरन सितारा को देखकर चौंक पड़ी, क्योंकि उसके बदन से तो पकी हुई जामुन की तरह रंग चुआ पड़ रहा था। वह उससे कुछ कहे बिना अंदर चली गई। पलंग पर अब्बास का रुमाल पड़ा था। गफूरन ने सितारा से कुछ नहीं कहा। हाँ, जब नज्जन आए तो उसने उससे यह जरूर कहा कि अब उन लोगों का गंगौली में रहना ठीक नहीं है। उत्तर और दक्षिण पट्टी वालों के पाटों के बीच में वे क्यों आए? नज्जन ने उसे समझाना चाहा, मगर वह नहीं मानी, और जब वह नहीं मानी तो नज्जन को मान जाना पड़ा। आखिर हवा के कहने से आदम ने जन्नत छोड़ दी थी, तो फिर यह तो एक गांव था। शाम तक गफूरन ने सबसे विदा ले ली। तमाम औरतों ने गफूरन और तमाम मर्दों ने नज्जन को समझाया, मगर गफूरन टस से मस ना हुई। आखिर इक्के पर सामान लद गया। जब इक्का नील के गोदाम के सामने से गुजर रहा था तो नज्जन ने देखा कि शंकर चमार तेजी से साइकिल पर चला आ रहा है। नज्जन ने उसे आवाज दी, मगर शंकर ने उसकी आवाज नहीं सुनी। इक्का सड़क की तरफ बढ़ गया और साइकिल गंगौली की तरफ चली गई। मियाँ लोगन की सजा हो गई, शंकर ने बड़े फाटक में घुसते ही कहा। बड़ा फाटक सन्नाटे में आ गया। किसी को यकीन नहीं आया, लेकिन शंकर ने बताया कि दारो गाजी ने सारा जोर फुन्नन मियाँ पर लगा दिया था। अगर फुन्नन मियाँ मुकदमे में माखूज ना रहे होते तो सजा ना होती, लेकिन एक फुन्नन मियाँ के कारण सबकी सजा हो गई। ये खबर जब अंदर गई तो झंगटिया बो ने जनाने इमाम बाड़े के अलमों को झांक कर बड़ी शिकायत भरी नजरों से कहा, ई इमामे साहेब, आपके ई ता ना चाही रहिल। फिर वह इमाम बाड़े की चौखट से लिपटकर रोने लगी, लेकिन नईमा भी ने फुन्नन मियाँ को कोसना शुरू कर दिया। ओही माटी मिले की वजह से हम्माद की सजा हो गई है। ये खबर जब फुन्नन मियाँ की बीवी कुलसूम को मिली तो नईमा भी उसके मियाँ को कोस रहे तो उन्होंने दोनों हाथ उठाकर नईमा भी और हम्माद मियाँ को कोसना शुरू कर दिया। इस हंगामे में भला ये कौन सोचता कि कल्लू की खलवत में बसाया जाने वाला परिवार कहाँ गया और क्यों गया। अब्बास ने उन्हें 2-4 दिन जरूर याद किया, मगर फिर उन्हें भी वे भूल गया। उसे एक जुलाहिन अच्छी लगने लगी, मगर गफूरन गंगौली न भूल सकी। बात यह है कि वह सितारा की माँ थी। उसने झट से सितारा को ब्याह दिया कि इसे सिवाय कोई और चारा न रह गया था। इसके यहाँ सतमासा बच्चा हुआ, एक बड़ा तंदुरुस्त बच्चा। इस बच्चे को सितारा के ससुराल वालों ने शक से देखा। सितारा के मियाँ ने उसे तलाक दे दी। वे गाजीपुर वापस आ गई और उसने अपने बेटे का नाम अब्बास रखा। तो आज का ये एपिसोड और तीसरा टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम इसके चौथे टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही अब मुझे इजाजत दीजिए और इंतजार कीजिए अगले एपिसोड तक का। धन्यवाद। जय भीम।